हेलो। हेलो। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर, हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक जयप्रकाश नारायण थे। उनमें आपको हमने क्या बताया सर कि उनका सारांश बताया था, उनका इंट्रोडक्शन यानी उनके जीवनी के बारे में बताया था, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया था। अब सुनना है हम लोग को। देखिएगा गौर से, क्या है इसमें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि अब जानते हैं कि हमने इसका सारांश बता दिया था कि इसमें क्या थे। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन थे, उनका जन्म जयप्रकाश नारायण थे, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनके द्वारा लिखा गया सारांश क्या था। वो एक भाषण था जो किसी न किसी से रैली में दिए थे। छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में पटना में। ठीक है, उसी रैली में अपना ये भाषण दिए थे, जो यहाँ पर इनका सारांश बन गया और आपका चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर बना दोस्त। क्लियर है हिंदी का। कहता है, अब देखिए, संपूर्ण क्रांति का सारांश के बाद आइए संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, गौर से हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव में आप क्या पढ़ने वाले हैं, गौर से हम लोग देखते हैं दोस्त, देखिएगा। कहता है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, देखिएगा दोस्त यहाँ। ला 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 ला। आइए यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त। सर्दी के मौसम बढ़ गया, थोड़ा सा सर्दी हो गया है जी। क्या हो गया है, सर्दी हो गया है, सुर सुर कर रहे हैं। आइए ना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। कहता है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस के। किनका, फ्री प्रेस के। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, एक के डी। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण बाद में इनका क्या हो गए सर, इन्हीं का शिष्य बन गए थे। ठीक है, इन्हीं का देख रेख में फिर फ्री प्रेस चलने लगा। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस के। किसके मालिक थे, फ्री प्रेस के मालिक थे। किसका मालिक थे, फ्री प्रेस का। क्लियर है। नेक्स्ट आगे लिखता है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हो गए थे, तो कांग्रेस पार्टी में। कौन पार्टी में दोस्त, कांग्रेस पार्टी में, पंजा छाप। ठीक है ना, कौन पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। कौन पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। क्लियर है यहाँ तक, बोलिएगा। कौन पार्टी में शामिल हो गए थे, कांग्रेस पार्टी में। दिख रहा होगा आप दोस्त, कौन पार्टी में शामिल हो गए थे, कांग्रेस पार्टी में। चलिए, कहता है अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। याद रखना, ये क्वेश्चन छपने वाला है सर, ये 2025 में इन साल पूछ लेता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए किस पार्टी में शामिल हुए अमेरिका से लौटने के बाद। अमेरिका से जब अपना पढ़ाई पूरा कर लिए थे तो उसके बाद सर ये आए थे, तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखता है दोस्त कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो छात्र आंदोलन का छात्र आंदोलन का। इस समय ये बूढ़ा और बीमार थे। कौन आंदोलन का, छात्र आंदोलन का। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सर। नेक्स्ट कहता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गया था, जयप्रकाश नारायण। क्या, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे, तो अमेरिका गए थे। शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहाँ गए थे, तो अमेरिका गए थे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। पचमा देखिएगा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च प्राप्त पुरस्कार किया। सर्वोच्च पुरस्कार सर इनको मिला था, सर्वोच्च पुरस्कार मिला 1998 में। कब मिला, 1998 में। कब मिला दोस्त, 1998 में मिला था। 1998 में कौन रत्न मिला था, भारत रत्न। इंडिया का सबसे हाई लेवल का अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड, उच्च अवार्ड है दोस्त। इससे ऊपर इंडिया में कोई अवार्ड नहीं, पुरस्कार नहीं है। तो भारत रत्न 1998 में मिला था। काहे के लिए, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर लेख लिखे थे। ठीक है, किताब लिखे थे उसी पर सर। किनको, तो जयप्रकाश नारायण को। किनको, जयप्रकाश नारायण को। क्लियर है। नेक्स्ट
कहता है दोस्त, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये स्टेटमेंट किनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है बताइए। कहता है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। किनका है? जयप्रकाश नारायण जी का है। प्यार से लोग इनको जेपी कहते थे, बचपन का नाम बाउल था। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये भाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो जयप्रकाश नारायण का है दोस्त। क्लियर है? चलिए आगे। कहता है 7वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तिरिच, जूठन, संपूर्ण क्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति। आपका चैप्टर नंबर 3। क्लियर है? कहता है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन कितना हो जाएंगे? सी हो जाएंगे दोस्त। क्लियर? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बूढ़ा और बीमार थे। कैसा थे? बुढ़ापा में इसके जीवन बीत रही थी, उसमें बीमारी थे, नहीं तैयार हुए, बहुत मनाने पर तैयार हुए सर। और छात्र आंदोलन का क्या किए? आह्वान किए सर, नेतृत्व किए और उनका नेता बने थे। 1974 की बात कर रहे थे। बुढ़ापा और बीमारी। छात्र आंदोलन कब हुआ था? छात्र आंदोलन बिहार में हुआ था 1974 में, पटना से शुरू हुआ था दोस्त। कहाँ से? पटना से। तो कहता है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की जो स्थिति थी सर, ठीक है, वो बुढ़ापा की स्थिति थी और बीमारी से जूझ रहे थे वो। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे? एप्पल हो जाएंगे 8 का। 9वां, दलविहीन लोकतंत्र। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में? साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। नहीं सर, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद। और जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद का पुस्तक पढ़े थे दोस्त, उसी में दलविहीन लोकतंत्र का क्या था? दलविहीन लोकतंत्र का व्याख्या था। तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में से है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद से प्रभावित व्यक्ति थे। मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रभावित व्यक्ति थे, यही चलते दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे लिखता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। अभी ये बताएं, जयप्रकाश नारायण के लोग बचपन में बाउल बोलते हैं, लेकिन आगे चल के जेपी के नाम से फेमस हुए थे, जो नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति का। क्लियर है? इन्हें प्यार से लोग लोकनायक भी बोलता है। क्या कहता है? लोकनायक के नाम से भी जानता है, लोकनायक के नाम से भी जानता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम बाउल था। बचपन का नाम क्या था? बाउल। याद रखिएगा सर। कहता है किसने कहा था? अभी ना जाने कितनों मील इस देश की जनता को जाना। अभी ना जाने इस देश की जनता को कितना दूर तक जाना है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। अभी ना जाने इस देश की जनता को कितना दूर तक जाना है, कितना भी रगड़ाना है, कितना दूर तक पैदल जाना है, ठीक है सर, कितना संघर्ष करना है, नहीं जानता है कोई आदमी। ये स्टेटमेंट किनका था? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है ना? आगे देखिएगा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर का विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। कहता किस अस्पताल में दिनकर नामधारी से दिनकर जी का मृत्यु कहाँ हुआ था सर? विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो सर अमेरिका का दलाल कहा गया था। लोग जब देखिए, जब जीवन में आप आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग आपको तरह तरह की बुराइयां कहते हैं। उन्हीं जब जयप्रकाश नारायण के साथ भी ये घटना घटा था, जब वो आगे की ओर बढ़ने लगे अपने जीवन में, तो लोग उन पर तरह तरह का लांछन लगाने लगा दोस्त। ठीक है? उनमें से एक ये भी था, उनको दलाल तक कह दिया गया। ठीक है? लेकिन किसका दलाल? अमेरिका के दलाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम मोहम्मद रहमान, डॉक्टर रहमान था। कौन? डॉक्टर रहमान। जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य को, मतलब बीमारी को देख रहे थे डॉक्टर, उस डॉक्टर के क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। कौन रहमान? डॉक्टर रहमान। ठीक है? ऑप्शन कितना हो जाएंगे? ए हो जाएंगे दोस्त। आगे लिखता है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? किसका भाषण सुनकर वो अमेरिका चल गए थे? बताइए। स्वामी रामतीरथ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। नहीं, स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन करके, इनसे प्रेरित होकर के ये अमेरिका चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। क्लियर है दोस्त? 16 नंबर कहता, फ्री प्रेस के मालिक थे कौन सर? सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था दोस्त। क्लियर है? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। आगे कहता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहते हैं? उमाशंकर दीक्षित को। इसे क्या कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किनको जानते हैं? उमाशंकर दीक्षित को। किनको दोस्त? उमाशंकर दीक्षित को। 17 का क्या हो जाएंगे? 17 को एप्पल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट
कहता है जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? देखिए पटना कॉलेज से निकल करके बाद में चल गए थे बिहार विद्यापीठ। कहाँ चल गए थे? बिहार विद्यापीठ से पास की थी, यहाँ से। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस के एग्जाम कहाँ से पास, परीक्षा कहाँ से दी थी? तो बिहार विद्यापीठ से दी थी। सर पटना कॉलेज आपको गलत हो जाएगा सर, आपको क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर देता है, ठीक है ना, जरा संभल करके, एक नंबर ना तो गेल बा, ठीक है बा, बिहार विद्यापीठ होता बा। आगे बोली, चला देखा आगे कहो। लेनिन की मृत्यु 1924 में, आए जी 10 में पढ़े होंगे बाबू, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, डिंग डोंग। आगे कहता है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? अरे यार ये तो बड़े बढ़िया क्वेश्चन, 1938 में। कब? 1938 में जयप्रकाश नारायण का बन गए थे? मार्क्सवादी बन गए थे। मार्क्स मतलब सर मार्क्स का बुक पढ़ने वाले व्यक्ति बन गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक महिला आंचल, महिला आंचल कहीं है? नहीं है। सत्यकाम कुरुक्षेत्र महामाया प्रसाद, देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पर सर, ठीक है, यहाँ पर महिला आंचल होता, मिस प्रिंटिंग है दोस्त, ठीक है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होना तय है। महिला आंचल, देखो ना हम पांचल लिख रहे हैं, क्या है बॉस? महिला आंचल, माँ मेरी दुनिया तेरी आंचल में, माँ मेरी दुनिया तेरी आंचल में, माँ जब मेरी दुनिया है वो तेरी आंचल में है। क्लियर है। तो सर महिला आंचल किसका लिखा हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का। बहुत ही फेमस राइटर थी, ठीक है, बहुत फेमस राइटर थे सर फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ एक पुस्तक है महिला आंचल, पढ़ लीजिएगा दोस्त, दिल गदगद हो जाएगा। जीवन में अगर कोई चीज़ सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, तब आप सीख सकते हैं। क्लियर है। तो सर फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस पुस्तक है सर महिला आंचल। हिंदी का एक बहुत ही बढ़िया मार्मिक ढंग से इसमें जो पार्ट है सर इसका, फणीश्वर नाथ रेणु का जो बुक है महिला आंचल, उसका जो पार्ट है, कैरेक्टर है लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही मस्त, दिल झकझोर देता, गदगद कर देगा, दिल गार्डन गार्डन कर देगा। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, महामाया प्रसाद नहीं, महिला आंचल होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर था। कौन थे? अब्दुल गफूर साहब थे। 1974 में जिस समय छात्र आंदोलन हुआ बिहार में, ठीक है, पटना से शुरू हुआ, उस समय सर आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है किसी लोकनायक का नाम, अरे यार लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। क्लियर है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को दोस्त, और मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। क्लियर है। जन्म बोलेगा तो 11 अक्टूबर 1902 को, और इनका मृत्यु कब हुआ था? अगर मृत्यु के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, तो इनका मृत्यु जो हुआ था सर, आपको मृत्यु इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को, 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। क्लियर है। चलिए जन्म मृत्यु पूछता है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। क्लियर है यहाँ तक? आप कोई डाउट नहीं सर। नेक्स्ट देखिए आगे, कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीति को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, दोबारा निर्माण करने का काम, पुनः निर्माण करने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया था। उनका एक बुक है सर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण का। बहुत ही फेमस बुक है, याद रहेंगे, जयप्रकाश नारायण का ही बुक है सर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, याद रखना। सर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 52 में, 1949 में, 47 में, 62 में। 52 में। कब? 52 में। ठीक है, इस पर संशय थोड़ा सा मिला लीजिएगा सर। 28 नंबर क्वेश्चन का था जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया 1998 में। कब दिया गया? 1998 में। ठीक है, इसमें हम लोग का जन्म नहीं हुआ था दोस्त, हम अपने 2004 में आए हैं। कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानती है सर भारत की जनता इनको। क्लियर है। आगे बोलता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था? पटना में दिया था, 5 जून 1974 को दिया था। पटना में 5 जून 1974 को दिया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्त जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? जयप्रकाश नारायण। अगवा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल था। माताजी का नाम क्या था? बता सकते हैं कमेंट में, तो बता सकते हैं सर। पिताजी का नाम हरसु दयाल था। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? हरसु दयाल था।
चलिए, संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार के भाषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, भाषण, याद रखना। भाषण दिए थे वो, ठीक है, वही आपको एक बुक में चैप्टर बन गया संपूर्ण क्रांति से। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, ठीक है तो क्या है? एक प्रकार के भाषण, भाषण, याद रखना। अगवा लिखता है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना? अरे भाई कहाँ गिलथुन जयप्रकाश नारायण साहब, यहाँ आथुन, ई हो तो आंसर। 35 में देखो, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका? ई चचा के, सॉरी चचा नहीं, रिस्पेक्ट से नाम लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी का। किनका है? जयप्रकाश नारायण जी का। 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जम, जम नहीं, देखो 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 देखो, मेरा टाइपराइटर कितना मस्त आदमी है, देखो जन्म के जम लिखता है, ठीक है, और मृत्यु के का लिख देगा जी? कुछ कुछ लिख देगा, पागल है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में, सिताब दियारा में दोस्त। सिताब दियारा क्या है? यूपी और बिहार के बॉर्डर पर सारण जिला में फैला हुआ एक गांव है सिताब दियारा, वहीं पर जन्म हुआ था किनका? जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है ना। 37, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। कौन किया? जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? आगे कहता है दोस्त, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब? 1974 में। 1974 में 5 जून 1974 को भाषण के रूप में हुई थी, छात्र आंदोलन हुआ था, उसी को संपूर्ण क्रांति वहीं से माना जाता है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, ठीक है। क्लियर? आगे, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे अवार्ड मिला था। मैग्सेसे अवार्ड इंडिया में गिने चुने लोगों को ही मिला हुआ है अभी तक सर, ठीक है। हाल फिलहाल में मैग्सेसे अवार्ड से नवाजे गए हैं एक बढ़िया पत्रकार है जिनका नाम है रवीश कुमार, उनको मिला था हाल फिलहाल में सर। कहता जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान से, मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको समाज सेवा के लिए अवार्ड मिलता है लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा दोस्त। कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? अय्यर जी के यहाँ, यानी सर ईश्वर अय्यर नाम था उनका। पूरा नाम क्या था? ईश्वर अय्यर नाम था। ईश्वर अय्यर इनका बहुत फास्ट फ्रेंड थे दोस्त, उन्हीं के घर में रुके थे। कहाँ? जब ये मद्रास यानी चेन्नई गए थे तब की बात कर रहा है। 41 में कहता है जयप्रकाश नारायण को सर देश का भविष्य किसके हाथों में? युवा के हाथों में, नई पीढ़ी के हाथों में। नई पीढ़ी के हाथों में है दोस्त, हम लोग के हाथों में देश का भविष्य, ठीक है। मारते रहिए सर, ठीक है ना। कहता है आगे 42, दिनकर जी को किनके घर में दिल का दौरा पड़ा था? आय हाय हाय, गोयनका जी के, रामनाथ जी गोयनका बेचारा को दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक का झटका आया था उसमें जब इनके घर में थे, तब रामनाथ जी गोयनका के घर में थे, ठीक है। इनके मित्र थे, उन्हीं घर गए थे, उस घर पर बैठे हुए थे तो उनका दिल का दौरा पड़ा, ठीक है। दिल का दौरा पड़ा, किसी से दिल ना लगाना, दिल का दौरा पड़ेगा तो दिल तो चला जाएगा, वो भी चल जाएगी पगलिया, क्या याद रखना। आगे लिखता है दोस्त, संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, इनको लोकनायक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। कहता जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से आईएएस की परीक्षा पास की थी। कौन परीक्षा पास की थी? आईएएस की परीक्षा पास की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कहता है पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के कौन से बड़े अधिकारी से कौन आदमी सुने थे कि सर अगर जयप्रकाश नारायण नहीं रहते तो बिहार जल गया होता? वो दीक्षित जी ने, ठीक, उमाशंकर दीक्षित जी ने, जिसे ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना था उमाशंकर दीक्षित को। वही बोली थी अगर जयप्रकाश नारायण बिहार में नहीं रहते तो क्या होता सर? बिहार जल गया होता, ठीक है। छात्र आंदोलन नहीं होता, उसमें बिहार का पूरा पूरा बर्बाद हो चुका होता। ये कहना किनका? उमाशंकर दीक्षित जी का, ठीक है। यह स्टेटमेंट किनका है? उमाशंकर दीक्षित का। क्लियर है? चलिए आगे लिखता है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? बताइए, नए जमाने की मित्रता, पुराने जमाने की मित्रता, अंडरग्राउंड जमाने की? नहीं सर, अंडरग्राउंड जब हो गया था तब छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को क्या करते हैं? ठोस यानी मजबूत मानते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। आगे लिखता है दोस्त, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण दोस्त मानते थे, अपना भाई मानते थे, याद रहेंगे। क्लियर है? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो सर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इतना ही ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर में दोस्त। आगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू मी। देखिए जितना ऑब्जेक्टिव उसका आंसर है ये आपको हम डलवा देंगे, ठीक है ना। कहाँ पर सर? तो आपको पीडीएफ के रूप में डलवा देंगे। कहता है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग आरजेडी बीजेपी कांग्रेस वगैरह वगैरह करते रहते हैं तो ये क्वेश्चन से आपको आंख खुल जाएगा दोस्त, सुनिएगा। कहता है कि सर विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? हमको अपना दुनिया से मतलब रखना चाहिए, राजनीति में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, राजनीति में हमको भाग नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक आते हैं सर, सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, बताइए क्यों? क्यों? आंसर सुनो। कहता है विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है, ना कि सर राजनीतिक में लड़ाई करना, ठीक है। तो नहीं अगर कोई बोल देगा राजनीति के बारे में, ले हो गया पूरा लड़ते रहो,
आरजेडी, लालटेन वगैरह वगैरह, बीजेपी, कमल, कांग्रेस, पंजाब वगैरह लड़ाई कर करके अपने में माथा पच्ची कर ले रहा था। अरे दोस्त उस सब से निकलो, हम लोग का वो सब काम नहीं है। कहता विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। कहाँ अजरायल है यार। खता विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन एवं तन्मयता के साथ अध्ययन करनी चाहिए, एकदम पूरा दिल से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, यह उनकी प्राथमिकता होती है, उनकी सबसे पहला काम होती है, प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक तथा अच्छे श्रेणी मतलब अच्छा अंक लाना है, अच्छा डिवीजन से पास करना, विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन स्टडी करना, अध्ययन करना, उसकी बुद्धि की प्रखरता यानी उसकी बुद्धि को, आपके नॉलेज को बतलाता है, पूर्णतः निर्भर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं दोस्त। ठीक है, आगे बोलता है अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है। विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है और पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर ही करना है। और बोलते हैं किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा उनका सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना है। अगर देश के क्या स्थिति है उसमें सुधार करना आपका प्राथमिकता है और सर उसके लिए आवश्यक है। इसके बिना इसकी शिक्षा अधूरी रहेगी, नहीं तो आपको उसके लिए उसके बिना शिक्षा अधूरी रहेगी एवं वंचित लक्ष्य की प्राप्त नहीं हो सकती। और अब जो आप अपने आंखों में सपना देखे हैं उस सपना आपको पूरा नहीं होगा दोस्त, आप उससे वंचित रह जाइएगा, वो पूरा नहीं कर पाइएगा। कहता है अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। ठीक है, रियल में यहाँ से होना चाहिए सर आंसर। कहता है लोगों को राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं है। किंतु यह विचार पूर्णतया अव्यावहारिक है, निरर्थक है। लेकिन यह विचार पूर्ण से अच्छा नहीं है, निरर्थक है, बेकार है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, मतलब अपने देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं युवा शक्ति और छात्र। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थियों का राजनीति में योगदान अपरिहार्य मानते हैं। भगत सिंह भी बड़ी कम उम्र में सर राजनीति में चले गए थे, उनका उनका बहुत ही बड़ा योगदान था राजनीति में। उनका कहना था कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई तन्मयता से करते हुए देश के हित में भी सक्रिय योगदान करना चाहिए। विद्यार्थी को तो पढ़ना ही चाहिए, साथ ही साथ देश सेवा भी करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तन मन धन से गर्व का अनुभव करना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह ने काम किया था। क्लियर है, ये आपको सर 5 मार्क्स में पूछ सकता है। याद रखना विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। 2 नंबर में देगा तो हम तो इतना बड़ा लिखे हैं, आपसे छोटा करके कहीं कैसे लिख सकते हैं जब समझ गए हैं तब। अगला क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। ये का लिखा हुआ है, कहाँ है, ये का लिखा है। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे, किस प्रकार का नेतृत्व करना चाहते थे। कहता युवाओं का आग्रह पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व करना स्वीकार किया गया था। वे इस शर्त पर नेता बनना चाहते थे कि उन्हें कोई भी पीछे से डिक्टेट नहीं करेगा, पीछे से कोई भी उनको बोलेगा नहीं कि ऐसे करिए वैसे करिए ऐसे करिए, हम जो भी करेंगे हम अपना मर्जी से करेंगे। जयप्रकाश नारायण का स्टेटमेंट था, उनका कहना था कि मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा, हम सबकी सुनेंगे लेकिन जो भी फैसला करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, वे इसी प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे, इसी प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। क्लियर है, किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे कि सर कोई हमको डिटेक्ट नहीं करेगा, कोई मेरा मालिक नहीं बनेगा, जो करेंगे हम करेंगे। सर आप लोग सब सुनिए, बोलिएगा हम सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलिएगा, बोलिएगा सुनिएगा लेकिन फैसला मेरा होगा। इस तरह का नेतृत्व करना चाहते थे कौन, जयप्रकाश नारायण। ये आपका आंसर होता। तीसरा क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, किसकी पुत्री थी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था और यह ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे ये गांधी जी से प्रभावित व्यक्ति थे, यानी एक गांधीवादी व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे, गांधीवादी थे। क्या थे, ये गांधीवादी थे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट कहता है दोस्त आपको जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, ये बोलता है क्वेश्चन। कहता है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हो गए थे जी अमेरिका से लौटने के बाद, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। कहता है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट थे, वो खुद कम्युनिस्ट थे और वह लेनिन का जमाना था, लेनिन का जमाना था 1924 में, जिसका जब जर्मनी का एकीकरण, ऑस्ट्रेलिया का एकीकरण, इटली का एकीकरण हुआ, उस समय का जमाना था। ट्रोट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। वह जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, यानी कम्युनिस्ट बनकर के लौटे। लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता था इनमें, ठीक है, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना हुए। उन्होंने कांग्रेस में दाखिला लिया, कम्युनिस्ट में शामिल ना होकर के कहाँ लिया दाखिला, सर शामिल हो गए किसमें, कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। ठीक है, गुलाम था सर, वो अपना मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे।
ठीक है। उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि मतलब कभी भी वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। अगर कम्युनिस्ट में शामिल हो जाते तो लेनिन की पुस्तक था उसको पढ़ करके आए थे कि सर अगर आपका देश गुलाम है तो आप सही से वर्क नहीं कर सकते हैं और सही से कम्युनिस्ट नहीं बन सकते, पहले अपना देश को आज़ाद कराइए उसके बाद कम्युनिस्ट बनिए। कहने का मतलब ये था। कहता है चाहे वह उस लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास मतलब सबसे नीचे क्लास के आदमी करता हो या पूंजीपति करता हो, हाथ में उसका नेतृत्व, यानी कितना बड़ा से बड़ा आदमी या कितना छोटा छोटा आदमी नेतृत्व करता है, अगर गुलाम है तो आप सही से नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, ये कहना था। कहता संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। कहता असंगठित जनता, असंगठित मतलब एक में नहीं मिला हुआ जनता को असंगठित कहते हैं और साथ में मिले हुए जनता को संगठित कहते हैं। तो ये असंगठित कहता है, असंगठित जनता को संगठित यानी एक जगह करने हेतु एवं जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने हेतु जेपी जनसंघर्ष समितियों का निर्माण चाहते थे। जयप्रकाश नारायण जनसंघर्ष समिति बनाना चाहते थे, लेकिन जेपी चाहते थे कि जनसंघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। जो जनसंघर्ष समिति होगा मतलब सर जो लोगों के द्वारा चुन करके स्ट्रगल करके जो व्यक्ति आएगा वही विधानसभा में उम्मीदवार होगा। कहता है जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियां केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करे बल्कि उनको काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने को होगा। हर प्रकार के जो वर्ग के व्यक्ति होंगे उनको सबको सर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको न्याय दिलाने का कार्य होगा। बड़े किसानों की बेनामी संपत्तियों का विरोध भी जनसंघर्ष समिति करेगी। जनसंघर्ष समिति जो होगी ठीक वो बड़े बड़े जो जमींदार होंगे उनको जो संपत्ति रहेगी उसका विरोध करेंगे। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं उसको ख़त्म करेंगे। ये समितियां उन अन्यायों का भी दमन करेगी। यह केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। ये संघर्ष समितियां निर्दलीय होगी मतलब कोई एक दल के लिए काम नहीं करेगी सर, स्वतंत्र होकर अपने लिए काम करेगी, अपने समाज के लिए काम करेगी, अपने संघर्ष के प्रति काम करेगी। ठीक है, ये था। चुनाव सुधार के बारे में, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सुझाव क्या है। चुनाव के सुधार के बारे में क्या बोले थे, वो कहे थे चुनाव सुधार के बारे में जेपी जी का प्रमुख सुझाव यह था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम पैसा खर्च हो। चुनाव में लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, चुनाव में कम पैसा खर्च होनी चाहिए। जेपी ने जयप्रकाश नारायण का कहना था। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी प्रतिनिधि हो यानी जो भी चुनाव में खड़ा कैंडिडेट हो उम्मीदवार हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे, वो जनता उस पर अंकुश लगा सके। ठीक है कि आप इतना पैसा खर्च नहीं करिए। उनका यह भी सुझाव है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समिति मिलकर के आम राय दे। जब चुनाव विधानसभा का होगा मंत्री सर विधायक चुना करके जाएंगे जब विधानसभा में तो वो जनता के द्वारा चुना करके जाएंगे, जनता क्या चाहता है उसके बारे में सुनेंगे और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे और जनता की बात पूरी करेंगे। ठीक है, ये था मतलब जनता से राय लेना था, अपना उम्मीदवार खड़े किए तो जनता से राय लेकर के अपना उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। एक ने पैसा के बल पर के सर किसी को भी खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना। उनमें से किसी को मान्य करे जनता, जनता उसमें से किसी एक को आदमी को माने और छात्र की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और छात्र को भी इससे पूछे कि सर आप किसको चाहते हैं उम्मीदवार खड़ा करना, तो उनका भी योगदान रहना चाहिए, छात्र का भी। ये बोले थे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या सुनना। कहता बापू और नेहरू यानी गांधी जी और नेहरू जी के किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कहता है जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे, जब हम युवा थे तब उस ज़माने में लेकिन यह ज़रूरत होती थी बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू आपकी यह बात, और बापू में इतनी महत्ता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। बापू जी का अगर गांधी जी का कोई भी चीज़ बुरा लगता था जयप्रकाश नारायण को तो उनको मुंह पर बोल देते थे, लेकिन गांधी जी इसको बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और हमको प्रेम से बुलाकर समझाते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन उसकी हम आलोचना भी करते थे, विरोध भी करते थे। उनमें बड़ापन था, बड़ा होने का क्या था, घमंड था। अक्सर उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, वे भी हम जब आलोचना करते थे बुरा नहीं मानते थे। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था, मतलब हमारे देश के राष्ट्र के प्रति था। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है।
जेपी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य यानी स्टेट का क्षय होता जाएगा। जैसे जैसे राज्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य घटते भी चले जाएंगे सर। और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी राज्य विहीन समाज कायम हो जाएगा। और अंत में राज्य जब खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। वहाँ समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, और वहाँ समाज लोकतांत्रिक होगा, लोगों का अपना राज्य होगा, जनता मालिक होंगे, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप भी प्रकट होगा। और वह लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। दल विहीन लोकतंत्र सबसे अच्छा लोकतंत्र होगा, स्टेटलेस रहेगा, कहना था जयप्रकाश नारायण का। इससे सप्रसंग व्याख्या की है सर, सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, कहता है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से लड़ना है। कहता है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये स्टेटमेंट जयप्रकाश नारायण का था दोस्त। ये क्या समझाना चाहते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू समझिएगा, इसका व्याख्या कर रहे हैं। कहता है प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति पाठ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई ऐतिहासिक भाषण का एक भाग है, अंश है। उनको किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं थी, किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं थी, किसी स्पेशल व्यक्ति से। उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के लिए नहीं स्वीकारा था। उन्होंने अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, वे व्यवस्था में जड़ता और षड्यंत्र के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। मतलब सर जो कमियां थी सरकार की, वो कमियां के विरोध लड़ाई लड़ रहे थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जब उन्हें लगा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का आता पता नहीं है, लोकतांत्रिक देश है लेकिन लोकतंत्र का ही आता पता नहीं है, तब उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का शुभारंभ किया, जो आगे चलकर छात्र आंदोलन बन गया। ठीक है ना। उन्होंने गफूर साहब यानी जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर से ही कोई झगड़ा नहीं था, उनके से कोई झगड़ा नहीं था, और ना ही इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री उस समय थे उनसे कोई झगड़ा था। नीतियों, सिद्धांतों और ठीक है कार्यों से झगड़ा था। उनकी जो नीति थी, पॉलिसी थी, जो प्लान था उसमें वो गलत प्लान था। ठीक है, उनसे उनको खिलाफ थे, झगड़ा थे। 1974 का छात्र आंदोलन और जन आंदोलन व्यवस्था की गलत नीति, सिद्धांतों और योजनाओं तथा गलत कार्यों की प्रतिक्रिया में ही छिड़ा था, जिनका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने कंधों पर लिया था। यानी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे। छात्र आंदोलन धीरे धीरे बढ़ करके सर देश का जन आंदोलन बन गया था, और इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दिए थे जयप्रकाश नारायण। ये आदमी था सर। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वह गलत नीतियों, अगर वह गलत नीति है, उसका गलत पॉलिसी है, गलत चीज़ है और गलत सिद्धांत का पालन करता है, तो वह उसका अवश्य विरोध करेंगे। कोई व्यक्ति कितना महान क्यों नहीं हो, अगर सर वो गलत नीति करता है, गलत कार्य करता है, तो उसका हम विरोध करेंगे, जयप्रकाश नारायण कहते थे। इसी संकल्प दृढ़ता के आधार पर उन्होंने कई बार पूज्य बापूजी यानी गांधी जी, महान राजनेता जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना की थी। इसी के चलते उन्होंने गांधी जी की भी आलोचना की थी, उनके विरोध भी किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बात को, नीतियों का विरोध किए थे, और सर लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना भी की थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसलिए बोले थे हमें कोई किसी से झगड़ा नहीं है, हमें कार्य से झगड़ा है, नीतियों से झगड़ा है। ठीक है, ये इनका सप्रसंग व्याख्या थे। यहाँ पर सर इसका चैप्टर खत्म हो जाते हैं। हमने आपको सर कोशिश किया है, उम्मीद आपको करते हैं सर कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव और क्या थे, सब्जेक्टिव थे, देखिएगा गौर से। ठीक, इसी के साथ हम आपको मिलेंगे सर अगला क्लास में। अगला क्लास में आपको हम लेसन नंबर 4 अर्धनारी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक फिलहाल इतना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए ज़बरदस्त तरीक़ा से एकदम सर। 1 2 बार 3 बार 4 बार जब मौका मिले तब वीडियो देख कर सकते हैं सर आप। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप पढ़ भी सकते हैं। क्लियर है? बाय, आई सी यू, मीट यू अगेन नेक्स्ट डे।